सोलन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रोडमैप रखा और राजनीतिक मुद्दों पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के करीब 130 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। कुल 1988 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चयनित संस्थानों में सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप नीतियां लागू होंगी। कैबिनेट से पदों की मंजूरी मिल चुकी है और आगामी सत्र से मौजूदा स्टाफ के सहयोग से प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1300 स्कूल बंद या डाउनग्रेड किए गए हैं, जिनमें 650 स्कूलों में शून्य नामांकन और 700 में 5 से कम छात्र थे। इन भवनों के उपयोग के लिए एसओपी जारी की गई है ताकि यहाँ जिम, लाइब्रेरी या कम्युनिटी सेंटर खोले जा सके। राजनीति पर उन्होंने विक्रमादित्य विवाद को क्लोज्ड चैप्टर बताया और कहा कि कांग्रेस एकजुट है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के पास बहुमत है। उन्होंने पंचायती राज चुनाव शीघ्र कराने और संगठन को मजबूत करने की बात भी कही। जो सीबीएसई की नॉर्म्स के ऊपर ही वो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर जो सैलरीज हैं जो टीचर्स की वो भी उस तरह से जाएगी, ट्रांसफर पॉलिसी है वो भी अलग से होगी। तो क्या कैसे मैनेज करेंगे? तो सीबीएसई को अगर हम एफिलिएट करेंगे तो फिर पॉलिसी तो वही अपनानी पड़ेगी जो सीबीएसई की है। और निश्चित रूप में इसके बारे में पहले भी मैंने अपना बात रख ली थी। लगभग 130 स्कूल हमने प्रथम चरण में, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1988 आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी क्षेत्र में है, हमने 130 स्कूल आपके पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट करने का निर्णय लिया है और उसमें प्रक्रिया जारी है। तो सर कब तक भर्ती हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट में तो अप्रूव करती है पोस्ट? भर्ती में समय भी लग सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जो मौजूदा टीचर्स है उनके द्वारा ये आपके स्कूल संचालित हो। तो नया शिक्षण सत्र से शुरू हो जाएगा। प्रयास यही है। धन्यवाद आप सबका। अधिकारियों का समर्थन कर दिया, क्या आप अभी भी विक्रमादित्य के समर्थन में है या आईएएस? ये सारी बातें पे विराम लग चुका है और इस मुद्दे के अलावा कुछ अन्य मुद्दा तो आप बात करें। और जहां तक इस घटनाक्रम की जो आपने बात की है, जिसपे पहले ही सारी बातें हो चुकी है, इट इज अ क्लोज चैप्टर और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एक है। आने वाले चुनावों में कैसा देखते हैं असर? राज्यसभा के चुनाव होने हैं, बयानबाजी इस तरीके की आ रही है। वो बयानबाजी तो आएगी और आप जानते हैं कि निश्चित रूप में पिछली बारी भी धन बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे से सीट जीती थी। तो इस बारी पूरा मैंडेट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। 40 हमारे एमएलएज है कांग्रेस पार्टी के। जो भी हमारा कांग्रेस आलाकमान जिसको भी नॉमिनेट करेगी यहाँ से राज्यसभा की सीट के लिए, वो अच्छे बहुमत के साथ जीतेगा। पंचायती राज चुनाव की अब तैयारियां हैं, इसको लेकर कांग्रेस कितना तैयार है? आप मेरे को लगता है कि अप्रैल के महीने में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे और इससे संबंधित लगभग हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के भी सभी 1-2 जिलों को छोड़ के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो यूनाइटेडली हम इसमें कार्य करेंगे। हालांकि ये नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, सिंबल के आधार पे इसमें इलेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ सहमति हो सकती है वहाँ पर कंसेंसस के साथ अपने अपने ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाएगी और आगे बढ़ेगी। जैसे अगर पंचायती राज के जो चुनाव होंगे जी, जिला अध्यक्ष हर एक जगह बना दिए गए, लेकिन उनकी कार्यकारिणी का विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उसमें काफी विलम्ब लग रहा है। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में संगठन मजबूत? हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कांग्रेस आलाकमान से हम भी व्यक्तिगत रूप से हम भी संपर्क करेंगे और पार्टी अध्यक्ष से भी इसमें आग्रह किया जाएगा कि मामला केंद्र से उठाया जाए, ताकि शीघ्र चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, सभी हमारे जो संगठन है इनका गठन हो, ताकि मजबूती के साथ पंचायती राज इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जाए। सर, जब सरकार बनी थी तो कई सारे स्कूल बंद भी हुए थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि स्कूलों के जो भवन है वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं, तो उनका यूज शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर पा रहा? पहले तो जो आपने स्कूलों को डाउनग्रेड या बंद करने की बात की, इसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। लगभग इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की जो अवधि वर्तमान सरकार की रही है, लगभग 1300 के आसपास स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद किए गए, डाउनग्रेड किए गए, मर्ज माने आप। और 1300 में से लगभग कोई 600-650 स्कूल वहां वो थे जहां पर एक भी बच्चा आपका नहीं था। इसके अलावा 700 स्कूल वो थे जहां पर 1, 2 या बिलो 5 की जो हमने एक मानक रखा था 5 क्लासों में। इनरोलमेंट इन 700 स्कूलों में आपकी मात्र 1200 के आसपास थी। जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आपके इन 700 स्कूलों में था वो 2500 के आसपास था। एक तरह से एक बच्चे के पीछे 2 शिक्षक और एक गैर, मतलब 2 शिक्षक या गैर शिक्षक आप मानिए 1:2 का रेशियो था। और जो हमने उसमें मानक भी रखे, उदाहरण के तौर पे प्राइमरी स्कूल का हमने ये विकल्प दिया था कि अगर विदिन 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपका दूसरा
प्राथमिक पाठशाला है, उसी परिस्थिति में हम स्कूल को बंद करेंगे। मिडिल स्कूल के शायद हमने 3 किलोमीटर का रेडियस रखा था, तो विकल्प हर जगह था। तो जहाँ तक तो मैं समझता हूँ जो आपने ये कहा कि भवन से संबंधित जो बात रखी है उसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से हमने उसका SOP दिया था, जिसमें हमने चाहे वहाँ पर स्थानीय हमारे युवक मंडल, महिला मंडल उसको यूज़ कर सकते हैं। उनका आग्रह जब हमारे पास शिक्षा विभाग के पास आएगा, कम्युनिटी सेंटर का आग्रह हमारे पास आएगा, तो उस पर भी हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे भी है, उदाहरण के तौर पर कि विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण मेरे सामने है, 25-30 लाख की हमारी बिल्डिंग बनी थी और वहाँ पर मांग है कि जो हमारा पुलिस स्टेशन या जो पुलिस चौकी है वो रेंटेड बिल्डिंग में चली है और हमारा वहाँ पर स्कूल बंद हो गया, तो हमने दूसरे विभाग को प्रदेश सरकार के दिया है ताकि उसका यूज हो और कहीं जिम के रूप में, कहीं लाइब्रेरी के रूप में पूरा उसका एक SOP आया है और उसका यूटिलाइज हमारी सरकारी प्रॉपर्टी हो, स्कूल भवन हो, और इस सोच के साथ विभाग ने निर्णय लिया है। CBSE एफिलिएशन की बात अगर जैसे की जाती है